अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री चौलामिन जी आज यहाँ आए। उनके मंत्रिमंडल के साथी, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी, जितने भी यहाँ सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं और ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर और जितना यहाँ कॉर्पोरेटर्स हैं और काफ़ी मात्रा में हमारे प्रदेश के बहुत खास जिम्मेदारी लोग, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहाँ आए हैं। कल्चरल की टीम भी है, मीडिया वाले भी काफ़ी आए हैं। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना नया बिल्डिंग आया है, सबको अच्छा लगा। अभी हम लोगों ने बिल्डिंग के अंदर जाके देखा, काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है, बहुत लोकेशन भी अच्छा है। हम ये चाहेंगे कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग मिल गया तो बिल्डिंग तो सुंदर है, अभी काम भी अंदर से सुंदर होना चाहिए। अच्छा से आप लोगों का जैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे ही आगे का काम भी चलेगा, मुझे उम्मीद है। वैसे तो ईटानगर का बहुत लंबा इतिहास तो नहीं है, लेकिन हम सब ने देखा है और यहाँ जो थोड़ा सीनियर सिटीजन जितने भी हैं, सब ने ईटानगर को जन्म होते हुए देखा है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि एक दृष्टि से हमारा अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर हमारा देश का सबसे खूबसूरत शहर आराम से बन सकता है। कहीं हम लोगों ने मिस किया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लगभग 40 साल तो हमने काफी नुकसान किया है, लेकिन अभी सब कुछ खोया नहीं है, काफी सुधार सकता है, अभी भी हम लोगों के हाथ में है। और मैं मानता हूँ यहाँ जब कॉर्पोरेशन बन गया तो कॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट उनके जो सोच से लेकर के ईटानगर अच्छा शहर बन सकता है। जब ये स्मार्ट सिटी का सिलेक्शन हो रहा था तो ईटानगर हुआ नहीं, मैं तो बहुत चिंता हो गया था, क्योंकि जो पैरामीटर्स था और जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसमें ईटानगर किसी भी तरीके से क्वालिफाइड नहीं हो रहा था और पासीघाट का सिलेक्शन हो गया और एक स्टेट को एक ही मिलेगा बोला। और आसाम जिसका 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है उसको भी एक दिया तो अरुणाचल को 2 कैसे मिलेगा, ये सवाल आ गया। काफी पॉलिसी लेवल में बातचीत करके फिर ईटानगर का बिडिंग प्रोसेस में आया और फिर ईटानगर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया। जब ये स्मार्ट सिटी इंक्लूड किया तो यहाँ बैठक हुआ। मैंने उस समय जब स्मार्ट सिटी सिलेक्शन का समय में क्या क्या प्रायोरिटी होना चाहिए वो मैंने उस समय शेयर किया था। और लेटेस्ट जब मैंने ईटानगर और पासीघाट का रिव्यू मीटिंग लिया तब भी कई चीजें मैंने बताया था उस समय कि क्या क्या चीज प्रायोरिटी होना चाहिए। शहर को खूबसूरत शहर बनाने के लिए प्राथमिकता क्या होना चाहिए। ईटानगर पासीघाट के अलावा हमारे जितना भी अर्बन सेंटर है सबको डेवलपमेंट होना है। ये नहीं है कि 2 स्मार्ट सिटी है बाकी नहीं होना है, ऐसा नहीं है। ये एक मॉडल है, एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन डेवलप करना है हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हर एक अर्बन सेंटर को डेवलप करना है, उसको बोलता है अर्बन डेवलपमेंट। और हमारे जितने गांव हैं वो भी खूबसूरत होना है, वो रूरल तरीके से उसका कंसेप्ट से डेवलपमेंट होगा। तो जितना अर्बन सेंटर है आज मैं जो देखता हूँ अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, एक तो ट्रैफिक का इशू होता है, वहाँ कॉलोनी में साफ सफाई का इशू रहता है और प्लानिंग को लेकर के हमारा बड़ा इशू है। मैं जब ईटानगर को देखता हूँ और मैं क्यों बोलता हूँ कि इसका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमने मिस किया। तो नाहरलगुन का जो कोने में वहाँ ब्रिज है, ब्रिज के सामने में एमएलए हॉस्टल था, तो हम लोग तो बचपन में वहाँ एमएलए हॉस्टल से देखता था
तो वहाँ कुछ लेबर आकर के काम कर रहा है, तो हम लोग को बताया गया कि आप ब्रिज बना रहे हैं। ये ब्रिज जो है किस लिए बना रहा है? ये ब्रिज जो है आगे जाकर एक जगह है, उसको नया ईटानगर नाम का एक जगह है, वहाँ अरुणाचल का कैपिटल बनेगा। और ये ब्रिज से क्रॉस करके ये रास्ता जाएगा, ईटानगर जाएगा, 12 किलोमीटर है। हम लोग तो छोटा था तो इतना आइडिया नहीं था क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। लेकिन उस समय नाहरलगुन इतना खूबसूरत था। 1972 में नाहरलगुन तो बहुत जंगल था, और 1980 तक आप लोग जो लोग देखा होगा नाहरलगुन कितना सुंदर था। वहाँ पार्क भी होता था, जानवर भी होता था, फूल का बगीचा होता था, आदमी गाड़ी चलने के लिए, पैदल चलने के लिए उस समय भी, क्योंकि उस समय में जो ऑफिसर लोग थे और स्टैंडर्ड ऑफिसर थे और उन्होंने तरीके से इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन ताजुब की बात यह है, जब ईटानगर बना, जब कोई भी चीज नया चीज बनता है तो वो प्लानिंग का साथ बनता है। इवन पुराना शहर चंडीगढ़ को लोग कहते हैं कि इंडिया का सबसे प्लान सिटी है, तो चंडीगढ़ में प्लान सिटी। आज इंडिया में नया नया 1-2 शहर बना है जिसको प्लान माना जाता है, लेकिन पुराना सिटी को तोड़ फोड़ की बनाने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि एक बार बन चुका है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगता है। ईटानगर तो एकदम ग्रीन फील्ड, कुछ भी नहीं, फ्रेश बनाया, लेकिन बाद में देखा तो यहाँ कोई प्लानिंग नहीं। मिनिस्टर का घर भी प्राइवेट आदमी का घर बन गया, ऑफिसर का घर भी कुछ साल बाद प्राइवेट बन गया, जिसको जो अलॉटमेंट दिया वो उसका पर्सनल घर बन गया, कोई कॉलोनी नहीं, कुछ नहीं। इतना हेफाजत से हमारा कैपिटल का डेवलपमेंट हुआ। हम लोग ने देखा उस समय, हम तो सरकार में नहीं था, आप लोग जानते हैं, हम लोग तो 2014 में पहली बार मैं मंत्री बना, तो जिंदगी हम लोग तो अपोजिशन में थे, तो गवर्नेंस में हिस्सा था नहीं। लेकिन सोचता था कि काश हमारा ईटानगर भी इतना नया शहर, बहुत खूबसूरत शहर बनता, प्लानिंग का साथ बनता, तो बहुत अच्छा होता। अब हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नॉलेजेबल आदमी था नहीं, कोई इतना स्टडी करके जिसका पास बहुत नॉलेज है ऐसे भी था नहीं। जो हमारा लीडर था वो भी तो हम लोग जैसे गांव से खेती करके आगे लीडर बना है, मिनिस्टर बना है, तो कितना एक लिमिटेड नॉलेज का पास कितना आइडिया हो सकता है, वो मैं मानता हूँ। इसलिए हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अब तो अगर हम लोग ठीक नहीं करेगा, अब दुनिया मालूम है हम लोग क्या है, सब जानता है आज के जमाने में। ये सारा जानकारी होने का बाद भी अगर हम अपना शहर को खूबसूरत नहीं बना सकता है, तो फिर हम अपने आप को भी माफ नहीं कर सकते। हमारा अपना घर खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि अपना घर को चमकाओ, घर को चमकाओ। अरे घर चमका के कुछ नहीं होता है जब तक आपका शहर नहीं चमकेगा। आपका शहर, आपका स्टेट सुंदर होगा तो आपका जगह भी अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो मैं जो देखता हूँ आज के दिन में, बिल्डिंग तो बन रहा है, पैसा तो आ रहा है। कोई कोई बोलता है ना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इतना बिल्डिंग कैसे बन रहा है? अगर पैसा नहीं होता तो ये एकदम ट्रैफिक जाम कैसे होता है? इनकम है, पैसा जनरेट हो रहा है, जितना मिलना चाहिए लोग नहीं मिल रहा होगा, सबको पैसा नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हमारा स्टेट डेवलप भी हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन तरीका से आगे बढ़ना चाहिए कि गाड़ी है लेकिन पार्किंग करने का जगह नहीं, तो फायदा क्या है बताइए? तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ईटानगर एक मॉडर्न शहर का रूप में उभर सकता है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ये लेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ एक्सपांशन का जगह है। आज मुख्यमंत्री जी भी यहाँ है, हमारा ईटानगर का लोकल एमएलए, मेयर, सब हम लोग बैठा। पब्लिक को किस तरीके से हम लोग अपना इस अभियान में जोड़ना है। विदाउट पब्लिक सपोर्ट, सिटीजन का सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं आपको सीधा बताऊं, आजकल आराम से लोग गाली दे देते हैं किसी भी मिनिस्टर, ऑफिसर, कॉर्पोरेटर, किसी को भी काम करने ये लोग बोलते हैं, लेकिन सफाई करने में सबको लगना पड़ता है। गंदा करने के लिए एक आदमी भी गंदा करके बर्बाद कर सकता है। तो हर एक सिटीजन, ईटानगर का सिटीजन को सिविक सेंस आना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सबका बराबर, सफाई कलेक्शन लेकर के, सफाई डिस्पोजल से लेकर के, फिर उसको
उसको फिर वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना। अभी मेयर साहब बता रहा था, जो वेल्थ जनरेट करने का, वेस्ट से जो जनरेट करने का आजकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अभी जो लास्ट वीक का कैबिनेट मीटिंग में जो पास किया मोदी जी के नेतृत्व में, वो तो बहुत फायदा होने वाला है। इसमें जो सिटी में जो इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें इंटीग्रेशन के लिए, इनोवेशन के लिए, सस्टेनेंस के लिए कई करोड़ रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमारा कॉर्पोरेशन थोड़ा स्टडी करे, और ये 3 साल के लिए कैबिनेट का अप्रूवल हो चुका है। आपको लोन भी मिलेगा इसमें, और ईटानगर में लोन लेकर के काम सक्सेस होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ईटानगर एक फलता फूलता शहर है, ये रिसोर्सफुल शहर है। आज ईटानगर सीधा एरोप्लेन से भी जुड़ गया है। अभी कुछ दिन बाद डायरेक्ट दिल्ली से भी हम लोग फ्लाइट शुरू करने वाले हैं। यहाँ रेलवे से जुड़ चुका है, हाईवे से जुड़ चुका है। हर दृष्टि से ईटानगर एक मॉडर्न, एक उभरता हुआ वाइब्रेंट सिटी बन चुका है। लेकिन अब इसको सस्टेन रूप में कैसे ले जाना है, इसको हम लोग प्लानिंग तरीके से ले जाना है। तो मैं मानता हूं कि अभी हम लोग, जैसे मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी काफी सपोर्ट दे रहा है, और हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेशन के जितने टीम है, आप लोग भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अभियान को अच्छा से चलाना पड़ेगा। अवेयरनेस जो है, मैं घटना बताता हूँ, क्योंकि मेंटेलिटी से बहुत जुड़ा हुआ चीज है। हम 2005 में बर्मिंघम गए थे, इंग्लैंड में, एक सेंट्रल इंग्लैंड में एक शहर है बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में हम लोग वहाँ का शहर का विकास कैसे होता है देखने गया। तो मेरे साथ में इंडिया से और एमपी थे। अब हम नाम नहीं बोलेगा, नाम लेके बोलने से बदनाम होता है। तो वहाँ एक्सप्लेन किया कि यहाँ बर्मिंघम में ट्रैफिक मूवमेंट के लिए क्या व्यवस्था किया है, पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था है, सिटी सेंटर में क्या है, साइकिल चलने वाला के लिए, पैदल चलने वाला के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, क्लीनिंग के लिए, सब चीज शहर का ओवरऑल एक प्रोजेक्ट हम लोग को बताया। तो हमारा साथी जो था, एक एमपी था और इंडिया से आया, पूरा प्रेजेंटेशन होने के बाद उन्होंने पूछा, ये प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा दिया आपने, आपका सिटी सेंटर में भी बहुत खूबसूरत से आपने बताया, ये रास्ता बताया, वो सब बताया, लेकिन आपने ये चीज बताया नहीं कि पैदल चलने वाला के लिए क्या व्यवस्था किया है। ये सवाल पूछ लिया। तो ये सवाल पूछने के बाद वो लोग शॉक हो गया, इंग्लिश लोग। तो अब जो सवाल पूछा है वो तो हमारे भारत का एमपी है, तो अपना मेंटेलिटी से पूछा, और वो लोग का सोच अलग है, वो जोर जोर से हंसने लगा। तो हमारा एमपी पूछा कि आप लोग क्यों हंस रहे हैं, मैं तो सीधा साधा सवाल पूछा है, इसमें हंसने वाला क्या बात है। तो सब ने हंस के बोला है, ऐसा है, आप पैदल चलने वाला के लिए पूछ रहे हैं, ये जितना जो बनाया है ये पैदल वाला के लिए ही बनाया है। पैदल का प्रायोरिटी नंबर 1 होता है शहर में, उसके बाद साइकिलिंग में होता है, गाड़ी का तो लास्ट में होता है। गाड़ी 20 मीटर आगे रुक जाता है अगर कोई पैदल चल रहा है। शहर में जो आदमी पैदल चलता है, जो नॉर्मल वॉक करता है, उनका सेफ्टी, उनके लिए स्पेस, ये शहर का जान होता है। ये नहीं होना चाहिए शहर बन गया एकदम गाड़ी 100 स्पीड में उड़ाओ और पोल्यूशन करके जाओ, गाड़ी का प्रायोरिटी लॉस होता है। ये मैं एग्जांपल बताया, ऐसे कई कंसेप्ट होता है जो जीने का तरीका होता है, अच्छा जिंदगी जीने के लिए। शहर में वॉकिंग पार्क, साइकिल पार्क, गाड़ी का और नॉर्मल पार्क और एक्सरसाइज करने के लिए। अभी हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन जिम बना दिया। अभी आप सोच के देखिए, कोई डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने फोटो भी देखा है, पूरा का पूरा हमारे 26 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ओपन जिम बनाया, ताकि जब भी आओ सुबह शाम वॉक करो, आप खेलो, तो फिटनेस का काम करो। तो एक शहर को जीवित रखने के लिए, शानदार शहर बनाने के लिए कई चीज करना पड़ता है। उसका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा रोड, अच्छा बिल्डिंग, अच्छा गाड़ी, सब कुछ अच्छा होना। फिर सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मतलब नाच गान, कल्चरल सेंटर, पेंटिंग सेंटर, वॉकिंग के लिए पार्क। तो सॉफ्ट ब्यूटी और हार्ड ब्यूटी दोनों जब तालमेल होता है एक शहर, तब शानदार शहर बनता है। ईटानगर में जो भी आता है, लगना चाहिए कि इस शहर में मुझे
कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सबका जिम्मेदारी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, सोना चांदी से रास्ता को पेंट कर लो, फिर भी कोई नहीं आएगा। शहर का सबसे जान होता है वहां का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। मैं किसी को बोलेगा कि ईटानगर आओ, अरुणाचल घूमने के लिए आओ, और यहाँ आके पता चला अरुणाचल तो बंद कौन कर दिया है, पत्थर मार रहा है, मारपीट हो रहा है, तो कोई नहीं आएगा। फिर ये जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, अपना राइट को लेकर के तो बहुत बड़ा बड़ा बात करता है, लेकिन समाज के प्रति आपका ड्यूटी किसी को समझ में नहीं आता है तो फिर फायदा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन हक का लड़ाई लड़ने से पहले आपका दायित्व क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो निभाओ, फिर आप अपना हक मांगो। आप समाज में कुछ दे नहीं सकता इसलिए मांगते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा यहाँ लोग आते ही मतलब बिजनेसमैन में आके लगना चाहिए कि यस, ईटानगर में बिजनेस का बहुत बड़ा एकदम एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। या टूरिस्ट भी आके लगना चाहिए कि ईटानगर में आया तो मुझे घूमने का साथ साथ लोगों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, प्यार मोहब्बत मिल रहा है, यहाँ जो करना चाहे टेंशन के फ्री आप काम कर सकता है। तो ये सारा चीज जो है एक व्यवहारिक चीज होता है इंसान का। किसी भी जगह को अच्छा जगह बनाने के लिए उस जगह का नागरिक का बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो जितना भी हम बड़ा बड़ा बात कर ले, हम चमकता हुआ शहर खराब नहीं कर सकता है। इसलिए एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बनता है। ये राजधानी है, ईटानगर बदनाम हो गया तो सोच लो अरुणाचल बदनाम हो गया। तो ईटानगर को हम लोग एक मॉडल इंडिया का एक सबसे बढ़िया राजधानी बनाना है। तो हम लोग ये नया बिल्डिंग बनाने के साथ साथ नया विचार के साथ नई सोच के साथ एक हम लोग अरुणाचल को सबसे खूबसूरत राजधानी बनाएगा बोल के आज हम लोग कमिटमेंट देना चाहिए। सिर्फ कॉर्पोरेशन नहीं, राज्य सरकार नहीं, हर एक नागरिक सबको। आज मुझे अच्छा लगा यहाँ काफी आप लोग आए हैं और हम आपका प्रतिनिधि है। मैं यहाँ का लोकल एमपी हूँ, आपने मुझे यहाँ एमपी बना करके दिल्ली भेजा है। आप बताइए मेरे ओर से कोई कमी है? आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा आज अरुणाचल को मिल रहा है। आज मैं ये स्कीम गिनती करके बनाने का समय नहीं है, बताने का समय नहीं है। जो चाहिए आपको भारत सरकार की ओर से मदद, हम मुख्यमंत्री और स्टेट गवर्नमेंट तालमेल करके मोदी जी का आशीर्वाद से आज सब कुछ मिल रहा है। मेरा टेंशन तब होता है जब पैसा दिया वाला को हम यहाँ खर्चा नहीं कर पाते। 2 साल 3 साल टूरिज्म का प्रोजेक्ट 4 साल हो गया, अभी भी यूसी सबमिट नहीं हो रहा है। पीएमजीएसवाई सैंक्शन हो गया, 3 साल हो गया, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पा रहा है, पैसा पड़ा हुआ है। कोई सैंक्शन फाइनेंशियल ईयर पार हो जाता है, डी सैंक्शन हो जाता है। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर की वजह से कभी कभी एक आदमी से भी प्रोजेक्ट बंद होते हैं, केस दे देता है कोर्ट में, और कोर्ट बिना मतलब कोई जज, मैं तो अभी इतना जज लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कभी कभी कोर्ट में लोगों को मालूम नहीं, एक आदमी ने केस दे दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया, एक स्टे ऑर्डर दे दिया, रास्ता बस 2 साल बंद हो गया, तब तक कॉस्ट एस्केलेशन हो गया, फिर अनवायबल हो गया प्रोजेक्ट। कभी कभी जमीन लेकर के झगड़ा हो जाता है, कॉम्पेंसेशन का नाम में झगड़ा हो जाता है। तो कई तरीके से प्रोजेक्ट बंद होता है। तो पब्लिक का सहयोग हम लोग को प्राप्त करना ही चाहिए, नहीं तो आज के दिन में अरुणाचल को जितना पैसा मिल रहा है आप सोच भी नहीं सकते। पब्लिक मीटिंग में ये फाइनेंस का बात ज्यादा करने से बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चीज है। हम लोग जब 1-2 बैठ के मैं पूरा समझाऊंगा कि अरुणाचल को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को जितना पैसा मिलता है उसका नॉर्मल एलोकेशन मोर देन 3 टाइम्स अरुणाचल को मिलता है। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो कम से कम 20 टाइम्स हम लोग अरुणाचल को मिलता है। फिर भी यहाँ कभी कभी कंप्लेन करता है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। मैं तो हर ऑफिसर को बोल रहा है, जब आप बेनिफिशियरी का कुछ स्कीम देता है तो बताइए ये स्कीम कैसे आया है, कितना मेहनत करके आया है। ऐसे फ्री में आसमान से स्कीम नहीं आता है। स्कीम लाने के लिए
प्लानिंग करना पड़ता है, उसके लिए पॉलिसी बनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत समय लगता है, तब जाके स्कीम लाता है। और ये आराम से स्कीम रोक देता है किसी न किसी वजह से। तो इसलिए अरुणाचल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अच्छा स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस हम लोग अभी तालमेल करके जो पास्ट में पहले में जो प्रॉब्लम हुआ उसको भूल के फ्यूचर रिकंस्ट्रक्शन करना है। मैं देखना चाहता हूं अगले कम से कम एक डेकेड 10 साल के अंदर में अरुणाचल कम से कम नंबर 1, 2, 3 में खड़ा होना चाहिए इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जरूर होगा जिस कमिटमेंट का साथ हम लोग सब सोचा है। आज आप लोग इतने सब यहाँ इस एक खुशी का अवसर पर, शुभ अवसर पर आप लोग आए हैं। फिर से ईटानगर के वासियों को ये ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का शानदार बिल्डिंग के लिए मुबारकबाद है। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। फिर मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, उनके पूरे टीम, चीफ सेक्रेटरी, आप सबको मैं खास करके धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से जो चाहिए ईटानगर के लिए मदद मिलते रहता है। और यहाँ के मेयर साहब, डिप्टी मेयर, कॉर्पोरेटर, जितना मेंबर है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे काम करने में जो भी हमारे ओर से सहायता चाहिए, मदद चाहिए, भरपूर आपको हम साथ देते हुए एक टीम होकर के हम लोग ईटानगर को सबसे खूबसूरत शहर इंडिया का बनाना है। इसी कमिटमेंट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।